जी पंकज भाई, ओके 10:30 बजे तक अपना टाइम। ओके, थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी, नाम पंकज। हाय पंकज केवल भाई। हाय। केवल ईश्वर की कृपा और केवल अल्कोहलिक एनोनिमस, यही वजह है कि आज इस वक्त तक शराब का पहला घूंट नहीं लिया। आज का जो सब्जेक्ट है, ट्रेडिशन ट्रेडिशन 3 और 4, दो ट्रेडिशन करने हैं शेयर। और इससे पहले हमने दो ट्रेडिशन किए थे 15 दिन पहले, फर्स्ट एंड सेकंड। अभी थर्ड एंड फोर्थ मुझे करना है। तो ट्रेडिशन का बारे में एक चीज खासकर इसे जो देखी जाती है वो है कि ट्रेडिशन का जन्म अनुभव से हुआ। जिस प्रकार से स्टेप्स है, वो स्टेप्स पहले लिखी गई, फिर उस पे उसके बाद उसको काम किया गया। लेकिन ट्रेडिशन क्या है, कैसे आप पहले हमने गलतियां हमसे हुई, बहुत से हमारे से गलत काम हुए जिससे हम मुश्किल में फंसे, और उससे सीख लेते हुए, जैसे हमारा प्रिंसिपल है कि रॉन्ग गलतियां हम करते रहते और वो गलतियों से सीखते रहते। ये अल्कोहलिक एनोनिमस में हमारा तत्व है। तो वो गलतियों से हमने सीख के ये ट्रेडिशंस का निर्माण हो गया। और ये 1950 में इसको एडप्ट किया गया कन्वेंशन में, ट्रेडिशंस को। और उसके बाद हम खुद की मर्जी से, ये इनको आध्यात्मिक तत्व बोलते हैं हम, जैसे स्टेप्स तत्व है वैसे ये भी स्पिरिचुअल तत्व है। तो इस पे हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, या कोई एग्रीमेंट हम नहीं करते किसी सभासद के, तू ए कि ए मेंबर है तो ये ट्रेडिशंस का फॉलो करना ही है। लेकिन एक हम खुद अपनी मर्जी से उनको फॉलो करते हैं, जितना हमसे जमता करने की कोशिश करते हैं। जब भी हमको इस जानकारी की कमतरता हम में रहती है, तब हमारे हाथ से ये ट्रेडिशन ब्रेक भी होती है। फिर जब हमको मालूमात गिरते हैं तो हम अपने आप को करेक्ट करते हैं। ये सब चलते रहता है। और इतने सालों से जो अल्कोहलिक एनोनिमस काम कर रही है, ऐसा बोलते हैं बहुत से बार हम कि ट्रेडिशन का कोई फॉलो नहीं करता, सब ट्रेडिशन में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा बहुत से निगेटिविटीज भी इसके बारे में सुनते हैं हम। लेकिन एक बात ये भी सच है कि जो जितना परसेंटेज ना करने का है, उतना ही परसेंटेज, उससे ज्यादा परसेंटेज हम इसको फॉलो करने का है। और वही कारण है कि 90 साल आज हो गए अल्कोहलिक एनोनिमस, एक अल्कोहलिक लोगों की, एक बेवड़ों की संस्था, जो इतने लगभग 190 कंट्रीज में और इतने बड़े पैमाने पे काम कर रही है। उसका महत्वपूर्ण कारण ये ट्रेडिशन है, जिसको हम खुद अपनी मर्जी से फॉलो करते हैं। बिल डब्ल्यू एक जगह पे लिखता है कि कोई ऐसा डंडा लेके पीछे नहीं पड़ा है, कोई पनिशमेंट नहीं है ये में कि फॉलो नहीं किया तो ये हम करेंगे, तुमको निकाल देंगे, ऐसा वैसा। दो ही चीजों के बारे में बिल डब्ल्यू बोलता है बारंबार, कि एक तो शराब से मिली हुई मार, मतलब शराब से की वजह से हमने जो यातनाएं भोगी, जो तकलीफ हमने भोगी, और दूसरी हमारे फेलोशिप से मिला हुआ प्यार। तो ये दो चीजें हैं जो हमको विलिंगली ये करने में फॉलो भाग पड़ती है। ये विलिंगली हम इसकी वजह से इसको फॉलो करते कि शराब की वजह से पूरी तरह से हमने मार खाया है, और जो प्यार कहीं दुनिया में हमको बाहरी दुनिया में नहीं मिला, वो ए में मिला है। तो इस वजह से हम स्व इच्छा से, खुद की इच्छा से इन ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। अभी एक जैसे हमने पहले दो ट्रेडिशन देखे, तो दो ट्रेडिशन और ये तीसरी भी ट्रेडिशन जो है, तो ये इंडिविजुअल की बात करती है। इंडिविजुअल एक मेंबर को ट्रेडिशन करते। और जैसे अभी आगे हम जाते हैं चौथी ट्रेडिशन से फोर्थ ट्रेडिशन जो है, उससे हम ग्रुप के बारे में देखते हैं। तो और वो ग्रुप को क्या करना चाहिए। अभी तक हम तीन ट्रेडिशन पहले इंडिविजुअल लेवल पे काम देखते हैं कि एक व्यक्ति का अब उसके समूह के साथ कैसे संबंध जोड़ा जाता है। और फोर्थ ट्रेडिशन से आगे हम जो जोड़ते हैं कि एक ग्रुप का समस्त फेलोशिप के साथ कैसे संबंध जोड़ा जाता है। और उसके बाद जब हम आठवीं ट्रेडिशन पे आते हैं, आठवीं ट्रेडिशन से एक पूरा फेलोशिप का एक बाहरी दुनिया से कैसा नाता रहना चाहिए, बाहरी दुनिया से हमारा संपर्क कैसा रहना चाहिए, उसके बारे में बाकी के आठवीं ट्रेडिशन से आगे की ट्रेडिशन बात करती है। तो ये पहले तीन ट्रेडिशन ये अपने इंडिविजुअल को एक समूह से जोड़ने का काम करते हैं। तो अभी
हमने ये तो देखा कि हमारे लिए फर्स्ट ट्रेडिशन बोलते कि यूनिटी जरूरी है, यूनिटी रहेंगी तो उसके बाद में मेरी रिकवरी आएंगी। यूनिटी की वजह से इंडिविजुअल जो कॉमन वेलफेयर की बात पहली ट्रेडिशन करती कि हमारा ग्रुप रहेगा, हमारा फेलोशिप रहेंगी तो मैं रहूंगा, तो ये बात करती है। तो मुझ सबसे जरूरी बात कॉमन वेलफेयर को दिया है। अभी सेकंड ट्रेडिशन में उस कॉमन वेलफेयर को टिकाए रखने के लिए, उस कॉमन वेलफेयर के लिए जो जरूरत की बात है वो है सेकंड ट्रेडिशन की। उसमें अड़चन जो कहीं से आती है, कोई बाहरी दुनिया से खतरा ये को नहीं है, खतरा है मेरे अंदर से, एक अल्कोहलिक के अंदर से उसकी जो महत्वाकांक्षा है, तो वो महत्वाकांक्षा को बाजू में रखने का काम सेकंड ट्रेडिशन करती है। सेकंड ट्रेडिशन जो बताती है हमको कि हमारे खुद को बाजू में रख के खुद की महत्वाकांक्षा से ऊपर हमको समूह के सत्सद विवेक को इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि समूह की जो आवाज है वो सबसे बड़ी है मेरी आवाज से। भला ही मुझे लगता है कि मैं कितना भी सही हूँ, लेकिन अगर समूह बोलता है कि ये तू सही नहीं, ये सब जो जो बोल रहे हैं ये सही है, तो मैंने उसके सामने अपने घुटने टेकने, मैंने मान लेना है कि समूह की ये इच्छा है तो ये ठीक है। तो ये सेकंड ट्रेडिशन बताती है। अभी थर्ड ट्रेडिशन पे हम आते हैं। थर्ड ट्रेडिशन हमको मेंबरशिप के बारे में है कि एक समूह, एक अल्कोहलिक एनोनिमस का समूह या अल्कोहलिक की फेलोशिप का मेंबर कौन बोल सकता है, बन सकता है। तो इसके ये थर्ड ट्रेडिशन मुझे बोलती है कि द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर ए मेंबरशिप इज डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। एक सदस्य बनने के लिए, ए का जो सदस्य बनने के लिए ओनली रिक्वायरमेंट, एक में आवश्यकता क्या है, एक में आवश्यकता कि डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, शराब बंद करने की इच्छा होना, यही एक में आवश्यकता है। बाकी दूसरी कोई आवश्यकता नहीं बताते। अभी ये जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन तो मैंने बताया कि 1950 में अडॉप्ट किए, 1946 में उसका लॉन्ग फॉर्म लिखा गया, ये सब बातें। लेकिन बिग बुक जब लिखा गया 1939 में ही बिग बुक लिखा गया, तो ये जो थर्ड ट्रेडिशन है, तो बिग बुक की फर्स्ट जो पहला जो प्रस्तावना लिखी गई, उस प्रस्तावना में भी इसका जिक्र है। ये जो सेंटेंस है कि डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग इज द ओनली रिक्वायरमेंट, तो उसमें एक वर्ड है, उसमें ऑनेस्ट डिजायर बोला गया था। जब बिग बुक लिखा गया तो बिग बुक में ऑनेस्ट डिजायर बोला गया था कि शराब छोड़ने की प्रामाणिक इच्छा होना ये आवश्यकता है। लेकिन बाद में जब ट्रेडिशंस लिखे गए तो उस सेंटेंस को ट्रेडिशंस में वो जो ऑनेस्ट वर्ड था, जो प्रामाणिक शब्द था, वो प्रामाणिक शब्द नहीं रखा गया, सिर्फ डिजायर रखा गया। अभी इसके पीछे का रीजन ऐसा था कि हमारे ध्यान में आया बाद में, अभी बिग बुक में वो जो प्रस्तावना है उसमें तो करेक्शन नहीं किया गया, क्योंकि वो पहले उस वक्त लिखी गई प्रस्तावना है, तो उसके बाद सेकंड एडिशन की जो प्रस्तावना है, थर्ड एडिशन की, वो अलग अलग प्रस्तावना है। लेकिन उसमें वो जैसे कि वैसे है, लेकिन ट्रेडिशंस में हमने ये गलती सुधारी है हमने। आज ये इसलिए हुआ कि ऑनेस्ट डिजायर अगर बोलेंगे हम कि किसी की प्रामाणिक इच्छा है या नहीं, तो ये बात कोई शायद से कोई भी जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आता है, मेरी खुद की बात मैं करूं तो मेरी प्रामाणिक इच्छा बिल्कुल नहीं थी। मतलब मैं प्रामाणिक तब बनता हूँ अपने शराब के छोड़ने के बारे में जब मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे बीमारी है, मैं पीते रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो ये जब सारी नई बातें मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में मालूम गिरती है और उस पे मैं उसको सुनता हूँ, उसको मैं अपने आप से लागू करता हूँ, अपने आप से पूछता हूँ क्या मैं ऐसा हूँ का, जब मैं खुद का इन्वेंट्री लेता हूँ, तो उस वक्त अल्कोहलिक एनोनिमस में धीरे धीरे आते रहने की वजह से ये स्वीकार मेरे अंदर आता है और वो प्रामाणिक इच्छा फिर धीरे धीरे बन जाती है। वो ऑनेस्टी मेरे में बाद में आती है, पहले नहीं रहती। तो इसलिए मेंबरशिप के लिए ऑनेस्ट डिजायर होना ये क्राइटेरिया बराबर नहीं है, इसलिए उसको चेंज किया गया और सिर्फ डिजायर रखा गया कि जो भी कोई भी अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर होना चाहिए। अगर उसको शराब बंद करने की इच्छा है तो अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर बन गया है। अभी बीडब्ल्यू ये 12/12 में एक सवाल पूछता है कि सारी जो दुनिया में जितने भी संस्था है, जितने भी इंस्टीट्यूट है, जितने भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है,
सब में मेंबरशिप के कुछ रूल्स रहते, कुछ ना कुछ तो रूल्स रहते कि, और सबसे बड़ा तो ये रूल तो हर जगह रहता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें कोई भी व्यक्ति शराब पी के नहीं जा सकता। ये रूल तो रहता ही रहता है। वो मेंबरशिप फॉर्म रहते, कुछ नियम रहते, एज लिमिट रहती, कुछ क्राइटेरिया रहता है, एजुकेशन लिमिट रहती, हर कोई चीज रहती। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में ऐसा कोई भी चीज नहीं रखी गई है। अल्कोहलिक एनोनिमस ये एक हमको दुनिया की जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस है उनसे सबसे ज्यादा अलग करने वाली चीज ये है कि हमारे इसमें कोई नियम नहीं है, ये भी नियम नहीं है। तो अ, ये एक प्रकार के फ्रीडम का मतलब एक्स्ट्रा ये दिया हुआ है, एक्स्ट्रा फ्रीडम दिया हुआ है, ऐसा भी हमको लग सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर मेंबरशिप के लिए हम अलग अलग नियम रखेंगे, जैसे कि शुरुआती दिनों में थे, मतलब ऐसा नहीं है कि एकाएकी हमने ये जो बात है एकाएकी हमने एडप्ट की, ऐसा नहीं है। तो शुरुआती दिनों में भला ही बिग बुक में वो बात थी कि डिजायर होना काफी है, लेकिन हमारे जो शुरुआत के समूह थे, शुरुआत के हमारे अल्कोहलिक एनएस के इतिहास के अनुभव थे, उन्होंने उसमें हमने काफी नियम बनाए। मतलब हर एक जगह अलग अलग नियम रहते थे। तो इसलिए ये जो ट्रेडिशंस का जन्म हुआ, बहुत सी चीजें क्या है आज के जमाने में हमको सही नहीं लगती क्या, क्योंकि आज हम इस चीज को इतना यूज टू हो गए, इतना हमको ये बात ध्यान में आ गई कि हम अभी वो चीज नहीं करते, अभी हम नहीं रोकते किसी को मेंबरशिप से। लेकिन उन जमाने में अलग अलग नियम थे। कुछ नियम बोले तो ऐसे नियम थे कि कुछ कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में अल्कोहलिक एनोनिमस फैलती जा रही थी, तो कुछ कंट्रीज में ऐसा होता कि वो मेंबरशिप बनने के लिए उसको पैसे भी कोई ग्रुप ले रहा था। कोई ग्रुप में अगर वो उन दिनों में कलर का ये रहता था, भेदभाव रहता था कि काला गोरा। तो अगर किसी व्हाइट लोगों का समूह है तो ब्लैक लोगों को आने नहीं देते थे कि तुम नहीं आ सकते हमारे ग्रुप में। कोई अगर अमीर लोगों का ग्रुप है तो वो गरीब लोगों को अलाउड नहीं रहता था, सिर्फ क्वालिफाइड लोग, ग्रेजुएट लोग ही उस ग्रुप में आ सकते थे। ऐसे भी नियम कुछ लोगों ने बनाया। कुछ ग्रुप के नियम ऐसे थे कि अगर कोई जेल से आया है, किसी पर अगर क्रिमिनल केस है, तो वो ए का मेंबर नहीं बन सकता। कोई अगर ऐसा ग्रुप ऐसे नियम बनाता था कि अगर कोई शराब के सिवा अन्य कोई नशा करता है या अन्य कोई बुरी आदत उसको है, तो वो ए का मेंबर नहीं बन सकता। इसके पीछे रीजंस थे। तो बहुत से शुरुआती दिनों में तो जो लेडी अल्कोहलिक थी उनको भी बहुत से ग्रुप्स लेने के लिए तैयार नहीं थे, उनको भी एंट्री नहीं दे रहे थे, क्योंकि डर थे। अभी हमको ये बातें अभी मतलब हंसी आए जैसी लगती कि ऐसा भी करते थे लोग। आज हम ये बातें अगर सुनेंगे तो हंसी आती है हमको कि ऐसा क्यों करते थे वो लोग। लेकिन बिल्डब्ल्यू बोलता है कि उन दिनों में उनके हिसाब से अगर उस सिचुएशन में हम जाके देखें तो ये काफी हद तक उनको हम मतलब उनको समझना चाहिए हमको कि उस वक्त की जो हालत थी कि शुरू अल्कोहलिक एनोनिमस का शुरुआती दिन थे। अभी आज हमको पता है कि 90 साल से ये चल रही है, तो अभी ये को कोई नुकसान नहीं है। तो लेकिन उन दिनों में लगता था कि ऐसे जान बची हमारी इतना और बॉटम के अनुभव के लोग थे, सब 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 कुछ बर्बाद होके ए में आए वाले लोग थे। तो कैसे तो भी हमारी जान बची, कैसे तो भी हम जिंदा है, कैसे तो भी शराब बंद हो गई, कैसे तो भी जिंदगी अभी रोलिंग पे आ रही है। एक समूह बन गया है, 4-5 लोग हमें, और एक आधी ऐसा आदमी आ जाएगा और जो कुछ उठपटांग काम करेगा, हमारा ये जो ग्रुप है चल रहा है, ये ग्रुप उसकी वजह से बंद हो जाएगा। समाज में हमारी इज्जत खराब हो जाएगी उसकी वजह से। हमारे तरफ लोगों का देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो ऐसे डर थे। तो सबसे ज्यादा डर तो प्रेस्टीज का था कि अल्कोहलिक एनोनिमस को क्या बोलेंगे लोग, ऐसा अगर कोई मेंबर आया और हमारे में शामिल हुआ तो लोग क्या बोलेंगे, हमारा ग्रुप उस बंद कर हो जाएगा, उसकी वजह से हम रास्ते पे आ जाएंगे, हम फिर से शराब पी जाएंगे, हम मर जाएंगे। ऐसे अलग अलग डर लोगों को सताते थे, और उस वजह से उनका ये सारे नियम वो लोग बनाते चले गए, और वो नियम
दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे। हर जगह, हर शहर में, हर देश में अलग अलग अपने नियम बन रहे थे। और जब BW का ट्रेडिशंस पे काम चल रहा था, ट्रेडिशन या ये जो उन्होंने 1946 में 12 सजेस्टेड पॉइंट्स टू अश्योर ए फ्यूचर जो लिखा था उन्होंने, तो उस वक्त उनका जो स्टडी चल रही थी, उन्होंने एक सर्वे किया। उन्होंने एक सभी जो ग्रुप्स थे उनको एक लेटर लिखा और बोला कि आपके यहाँ जो जो कुछ नियम है ग्रुप की मेंबरशिप के लिए, सभासद बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए, जो भी रूल्स है, नियम है, वो थोड़ा सा आप लिख के भेजो फाउंडेशन ऑफिस में, आप एक कागज पे लिख के भेजो। तो वो सारे ग्रुप ने वो भेजे और BW बोलता है कि उन सारे नियमों को अगर एक इकट्ठा किया जाए और उन सारे नियमों को अगर लागू किया जाए तो मैं खुद और डॉक्टर बॉब, हम भी AA के मेंबर नहीं बन सकते थे, हम भी उस क्राइटेरिया में नहीं बचते। लगभग 95% मेंबर्स होंगे वो, क्योंकि वो रिजेक्ट हो जाते। ऐसे कुछ नियम थे वो, मतलब अलग अलग नियम थे हर जगह के कि ये दूसरा कोई से गरीब नहीं होना चाहिए, कुछ जगह पे वो उस पे कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं होने चाहिए, ऐसे अलग अलग नियम। तो तो फिर BW बोलता है कि उन सारे नियमों को हमने बाजू में रखा और एक ही बात का हमने शामिल किया इन ट्रेडिशन के अंतर्गत कि जिसको भी शराब की समस्या है, शराब से दूर रहना चाहता है, वो AA का मेंबर बन सकता है। अभी ये बात बोलना, ये भी एक प्रकार का नियम है, ऐसा हमको लग सकता है कि ये भी तो एक नियम है कि उसको शराब छोड़ने की इच्छा होना ही चाहिए। तो अभी ये नियम भला ही है, लेकिन अभी ये वो उसको प्रामाणिक इच्छा की बात तो छोड़ दो, अभी किसी की इच्छा है या नहीं है ये भी हम जांचते नहीं है। हम जब जब नया मेंबर आता है तो वो उसको AA का मेंबर खुद को बोलता है, तो हम उसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं लेते, कुछ कुछ उसको बैठा के उसको उसकी जांच नहीं करते कि तेरी सही में इच्छा है क्या नहीं। तो ये कोई जज नहीं करता उसकी इच्छा है या नहीं। उसने बोला वो मेंबर, मैं AA का मेंबर हूँ, उसने मैं बन सकता हूँ क्या, ऐसा सवाल भी उसको पूछने की जरूरत नहीं है। उसको किसी की परमिशन की भी जरूरत नहीं है कि मुझे तुम्हारे अंदर संभालो, मुझे मेंबर बनना है आपके ग्रुप का, मुझे बनाते क्या, ऐसा कोई सवाल पूछने की उनको जरूरत नहीं है उस चीज को, उस आदमी को। तो वो सिर्फ डिक्लेयर करना है उसको कि मैं शराब बंद करना चाहता हूँ, मैं आज से इस समूह का मेंबर हूँ, तो हो गया, वो मेंबर बन गया। कोई देखेगा नहीं, कोई सवाल नहीं पूछेगा कि तेरी सही में इच्छा है क्या, तू कितना शराब पीता, तू कितने सालों से पीता है, कोई जरूरत नहीं है। कोई इंटरव्यू नहीं होता, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, कोई रूल्स बताने की जरूरत नहीं। उसने बोला तो हो गया वो मेंबर। तो इस प्रकार से ये आज का कंसेप्ट है, लेकिन उन दिनों में इतिहास में वो एक वर्ड दिया है, एक उन दिनों में लोगों का नजरिया था कि क्या बोलते हैं उसको, प्योर अल्कोहलिक, शुद्ध मद्यपी। तो ये उस क्राइटेरिया में जांचते थे उन दिनों में वो लोग कि सिर्फ और सिर्फ शराब की समस्या होना, बाकी कुछ नहीं। और ये अगर ऐसे ऐसे गलत इसको शौक है तो ये हमारे ग्रुप को बिगाड़ेगा, हमको भी वो शौक लगाएगा। एक आदि अगर कोई क्रिमिनल है तो हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे उटपटांग काम करेगी कि हमारे समाज में बदनामी हो जाएगी, ऐसे डर थे अलग अलग। तो बाद में उन सारी चीजों को बाजू में करके ये जो प्योर अल्कोहलिक का कंसेप्ट है इसको भी बाजू में करके हमने सिर्फ एक ही चीज एडप्ट की कि जिसको शराब बंद करने की इच्छा है वो हमारा मेंबर बन सकता है, बाकी किसी चीज की हमको जरूरत नहीं है। अभी हर जगह पे ये जो ये जो ट्रेडिशन है इसके अंतर्गत कुछ इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं घटी है कि जिसके अंतर्गत ये रूढ़ी का जन्म हुआ। तो एक ऐसा उदाहरण हमको दिया गया है कि एक कैलिफोर्निया में एक ग्रुप था। तो वहां पे एक लेडी अल्कोहलिक थी। तो कुछ दिनों बाद वो ग्रुप ने क्या ना, वो बार गर्ल थी, तो पहले तो वो ग्रुप की मेंबर वो बन गई, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने रूल्स बताया कि जो बार गर्ल्स है या बार में या जो ये नाचने वाले लोग हैं
ये कि मेंबर नहीं बन सकते, तो हमारी इससे रेपुटेशन को धोखा हो रहा है। तो उसको बताया गया एक तो तू छोड़ दे काम, वो जो काम तू करती है, नहीं तो फिर ये हमारी मीटिंग में तुम नहीं आ सकते। तो ऐसे बताने के बाद वो काफी, उसका रोजी रोटी उसके भरोसे थी, और तो वो काफी डिस्टर्ब हो गई। और उसके बाद उसने शराब पी ली, और शराब पीने के बाद कुछ साल शराब पीती रही, और उसके बाद वो शराब की वजह, ज्यादा पीने की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो ये इनडायरेक्टली उसकी डेथ की वजह जो थी ना, तो ये मेंबरशिप उसकी जो के आड़े में ये जो रूल आया कि बाल गले तो तू नहीं आ सकती हमारे इसमें, उसकी मेंबरशिप जो रद्द की गई, तो इस वजह से अ, ग्रुप से निकाल गया। उसके बाद हमने सीख ली कि ऐसा हम नहीं कर सकते। तो ये ट्रेडिशन बनने के पीछे के कारण है कि अगर हम ऐसे किसी को किसी एक वजह के कारण ग्रुप स्टोरी दी है कि एक एड नाम का एक मेंबर था हमारे एक समूह में। तो वो नास्तिक था, वो काफी अच्छा मेंबर था, लेकिन वो अच्छा लोगों को फॉलो अप देता था, कैरिंग द मैसेज का काम अच्छे से करता था, मीटिंग्स रेगुलर करता था, सब अच्छा करता था, काफी लोगों को वो मदद करता था। लेकिन उसका एक प्रॉब्लम था, वो नास्तिक था, वो ईश्वर को नहीं मानता था। और दूसरी बात, वो मीटिंग में खुलेआम इसके बारे में बोलता था, शेयरिंग में अपने, कि ईश्वर के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ईश्वर वगैरह कुछ होता नहीं ऐसे। और जो बाकी के लोग थे उन दिनों में क्या है, कैथलिक लोगों का ज्यादा वर्चस्व था, क्योंकि गुरु इसका जन्म भी अल्कोहलिक एनोनिमस का ऑक्सफोर्ड ग्रुप से हुआ है। उसकी वजह से शुरुआत के दिनों में इसको ईश्वर को नहीं मानना वगैरह इन चीजों को एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो सारे लोगों का उसको उस प्रति बहुत गुस्सा था। और बहुत से लोगों को, बहुत से मेंबर को यहाँ तक लगता था कि अगर ये एक आधे दिन शराब पी गया तो अच्छा हो जाएगा, फिर ये कहीं तो भी सीखेगा, उससे ये जगह पे आएगा और ये ईश्वर को मानने लगेगा, ऐसा या इस हद तक भी लोगों को लगता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो कुछ काम से कहीं बाहर गया था, और काफी दिन उसका कुछ थाव ठिकाना नहीं था। कुछ दिनों बाद उसने कुछ कॉल करके कुछ ए मेंबर्स को मदद के लिए बोला कि मैं थोड़ा मुश्किल में हूँ। तो इधर जो लोग थे, ये जो ग्रुप के मेंबर्स थे, वो काफी खुश हो गए कि यार अच्छा है, ये मुश्किल में पड़ा ना, अभी ये शराब पिएगा, अभी ये स्लीप होगा, और फिर ये इसका विश्वास बैठेगा भगवान पे, और ये मानने लगेगा, ऐसा वैसा यहाँ तक। हालांकि वो कुछ दिनों बाद वापस आया, स्लीप नहीं हुआ, लेकिन वो उसको बाद में बहुत सी बातें रियलाइज हो गई। और वो फिर इस बात को जो बोलता था वो ईश्वर के बारे में वगैरह, वो बोलना बंद किया उसने। तो अभी वो बात करना उसने बंद किया, और वो काफी अच्छा बाद में भी अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर बन के रह गया। तो ये जो चीज है, ये जो एग्जाम्पल है, इसके तहत हम देखते हैं कि हम गेस नहीं कर सकते कि एक आदमी में कोई एक चीज की कमी है, या एक ये चीज नहीं करता कोई। अभी हम देखते हैं बहुत से बार कोई क्या नहीं, अपना जो प्रोग्राम है 12 स्टेप का प्रोग्राम है हमारा, लेकिन बहुत से जन ये स्टेप्स के बारे में भी निगेटिव बोलने वाले रहते, शेयरिंग में निगेटिव बोलते लोग। लेकिन फिर भी हम उनको ए का मेंबर नहीं है ऐसे बोल नहीं सकते। तो हर एक का अलग अलग नजरिया रहता, कोई कुछ भी बोले, कैसा भी बर्ताव करे, ईश्वर को माने नहीं माने, स्टेज पे काम करे ना करे, ट्रेडिशन फॉलो करे कि ना करे, तो फिर भी वो अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबरशिप से हम उसको हटा नहीं सकते। एक और एग्जाम्पल दिया गया है कि शुरुआती दिनों का, एकदम शुरुआती दिनों में जब दो ही ग्रुप थे, एक्रोन और न्यूयॉर्क का। तो एक्रोन का एक एग्जांपल है कि वो एक क्लब हाउस था कि कॉन्सेप्ट था उन दिनों में शुरुआत में। तो वो क्लब हाउस में वो मीटिंग भी होती थी। तो एक मेंबर आया दरवाजे पे, एक नया मेंबर बोलते एक अल्कोहलिक आया, और वो क्लब, कुछ लोग थे अंदर, एक जन बाहर गया। तो वो उसने प्रामाणिकता से सारी बातें बताई कि मैं शराबी हूँ, शराब पीता हूँ, मुझे शराब बंद करनी है, मुझे मालूम गिरा कि आप इसके लिए मदद करते, लेकिन मेरी और एक समस्या है,
तो उसने अपना एक दूसरा प्रॉब्लम बताया कि शराब की तो मुझे समस्या है, लेकिन मैं एक कलंक मेरे ऊपर है, मैं एक होमोसेक्सुअल हूँ। तो होमोसेक्सुअलिटी उसका प्रॉब्लम था, और उन दिनों में ये चीज को उतना बुरी, बहुत कलंकित तरीके से, आज जितना ये एक्सेप्टेबल है ये चीज, उन दिनों में उतनी एक्सेप्टेबल नहीं थी। अमेरिका में भी नहीं थी, भला ही वो अमेरिका था, लेकिन इतना को नहीं था। तो इसलिए वो फिर अंदर आए सभी जनों ने, फिर अंदर चर्चा चालू हुई कैसा इसको लेने का कि नहीं लेने का, ये होंगी क्या बोलेंगे लोग कि तुम्हारे यहाँ ऐसे ऐसे भी लोग रहते हैं, कैसी तुम्हारी संस्था। तो काफी डर था उन दिनों में। तो सब चर्चा चल रही थी, और उसके बाद एक ओल्ड टाइमर, अभी नाम नहीं लिया है, लेकिन वो डॉक्टर बॉब थे, उस जगह पे नाम दिया नहीं है किताब में, लेकिन वो डॉक्टर बॉब जो कि ओल्ड टाइमर थे कुछ दिन वहां पे। तो उन्होंने जो बोला है कि उसको शराब की समस्या है, और हमारी जगह अगर ईश्वर होता, अगर भगवान होता, क्योंकि हम बोलते हैं कि हमारी ग्रुप संस्था का जो सर्वोच्च अधिकारी है, हमारा मालक जो है, हमारा जो ओनर है वो गॉड है। और अगर गॉड होता, ईश्वर होता, तो वो क्या करता? अगर वो ये अल्कोहलिक लोगों के लिए ये संस्था बनी और उसको अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम है, तो क्या हम उसको बाहर रहने दे और उसको मरने दे? क्या भगवान ऐसा करता? तो सारे लोगों की फिर उसकी वजह से बोलती बंद हो गई, कि क्योंकि भगवान किसी के साथ इस चीज के लिए भेदभाव नहीं करता। तो कि उसकी अदर समस्या क्या है, वो शराबीपन से छुटकारा प्राप्त होने के लिए इस अल्कोहलिक एनएस का जन्म हुआ है, और उसको वो समस्या है, तो वो उसको हम शामिल करना चाहिए। तो इस बात पे फिर सभी जन तैयार हुए। बाद में वो एक अच्छा मेंबर बना, काफी उसने आगे सर्विस में, कुछ उसने लिटरेचर राइटिंग में भी काफी उसकी उसने मदद किया। तो इस प्रकार से वो अच्छा काफी मेंबर बन गया। तो हम किसी के बारे में जो शुरुआती दिनों में हम करते थे कि गेस करते थे कि ये ऐसे होगा, ये तो जेल से आया है, ये तो बिगाड़ देगा सब ग्रुप को, ये तो किसी को हम ऐसे भी गेस करते हैं, ये तो साला बहुत ही सुनने की हालत में नहीं है, ये क्या मीटिंग में बैठेगा, ये क्या सोबर होगा। तो हम सोबेरिटी को लेके भी जज कर देते हैं। ये मतलब आज के जमाने में भी ये ट्रेडिशन कैसे हमको लागू होती है, या इस ट्रेडिशंस को कैसे हम देखते हैं, कि हम जज करते हैं लोगों को कि ये ये सोबर होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि इसको फायदा होगा। हम सवेरे मैसेज देते, और उसका जो जो व्यक्ति है जिसको मैसेज दिया, उसका कोई ध्यान नहीं रहता सुनने में। तो हमको लगता है कि नहीं नहीं, इसको बस हमारा काम खत्म हुआ, लेकिन ये कुछ आने वाला नहीं है, और ये कुछ सोबर होने की हालत में नहीं है, देखेंगे बस। तो लेकिन फिर शाम को मीटिंग में हाजिर रहता। तो बहुत से बार हम गेस जो करते गलत करते। तो हमको ऐसे गेस भी नहीं हम किसी के बारे में कर सकते, कौन कैसे सोबर होगा, कौन कब किसको कहाँ फायदा होगा, कब फायदा होगा, ये हम बोल नहीं सकते। तो ये ट्रेडिशंस हमें इस चीज का ध्यान कराती है कि हमको किसी के बारे में भी हम ऐसा गेस नहीं कर सकते, किसी को भी ए का मेंबरशिप से हम रोक नहीं सकते। दूसरी बात, अभी इस ट्रेडिशन में दो चीजें हैं। एक तो हम किसी को मेंबर बनने से रोक भी नहीं सकते, और हम किसी की मेंबरशिप ए की मेंबरशिप से उसको निकाल भी नहीं सकते। हमको ये भी अधिकार नहीं कि हम किसी की मेंबरशिप निकाल ले, या उसको ए के सभासदत्व से हटा दे। ऐसा भी कोई ये ट्रेडिशन ये दोनों चीजों पे बताती है। अभी जो मेंबरशिप हम लेते सभासदत्व के बारे में, या मेंबरशिप के बारे में, सदस्यत्व के बारे में, ये रूल ट्रेडिशन है। तो मेंबरशिप जो लेते हम एक ग्रुप की लेते। तो एक ग्रुप की मेंबरशिप जब भी लेते, तो आज बहुत से बार ऐसा होता है कि हमारे कौन से ग्रुप की हमको लेना है। ये नए जो लोग रहते हैं उनके बारे में मन में ये सवाल आता है बहुत से बार कि मैं ए में तो आ गया, लेकिन मैं किस ग्रुप का सदस्य बनूं। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर गाइडलाइंस है क्या? कभी कभी बहुत से बार ऐसे होता है कि जो व्यक्ति मुझे
ये मैसेज कैरी करता, वो व्यक्ति मुझे जिस ग्रुप में ले जाता, या वो व्यक्ति जिसको हम इनिशियल स्पॉन्सर बोलते, वो जिस ग्रुप का मेंबर है, क्या मुझे उसी ग्रुप का मेंबर बनना है, या मैं अपनी इच्छा से कोई भी ग्रुप चुन सकता हूँ? ऐसा सवाल मेरे सामने, हम नए लोगों के सामने आता। तो इसके बारे में जो अल्कोहलिक एनोनिमस बताते कि इसके लिए भी मैं स्वतंत्र हूँ। इसके लिए मुझे किस ग्रुप का मेंबर बनना है, मुझे जरूरी नहीं है कि उसी जिसने मुझे मैसेज दिया वो इस ग्रुप का मेंबर है तो मैं भी उसी ग्रुप का बनूं। जरूरी नहीं कि मैं मेरे घर के बाजू में एक ग्रुप है उसका बनूं। जरूरी नहीं कि मैं किसी दूर के भी ग्रुप का बन सकता हूँ, पास के भी ग्रुप का बन सकता हूँ। जहां मुझे कंफर्टेबल लगता है तो उस ग्रुप का मुझे मेंबर बन सकता हूँ मैं, और इसके लिए भी मैं स्वतंत्र हूँ। तो बहुत सी बार ऐसे रेस्ट्रिक्शंस आ जाते कि मैं बार बार एक आधे ग्रुप की मीटिंग शुरुआत में किया तो लोग बोलते हैं कि तू इसी ग्रुप का मेंबर बन जा, तुझे इस यहाँ से फायदा हुआ। लेकिन बहुत से बार मुझे वहां पे लोगों के कुछ लोगों से ये रहता है, प्रॉब्लम रहता है, तो या मैं वहां पे कंफर्टेबल नहीं लगता मुझे, तो मैं जिस भी जगह मुझे कंफर्टेबल लगता मैं कहीं का भी मेंबर बन सकता हूँ। यानी मैं अब एक जो कंसेप्ट है होम ग्रुप जिसको बोलते हैं कि वो होम ग्रुप मुझे चुनना है, तो मैं किसी भी ग्रुप को मेरा होम ग्रुप चुन सकता हूँ। तो ये अधिकार, ये ट्रेडिशन मुझे देती है, और मुझे कोई जरूरी ये किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, मैं मेरा जो होम ग्रुप है या मेरी मेंबरशिप चेंज भी कर सकता हूँ। तो इसकी भी इजाजत मुझे ये ट्रेडिशन देती है, और इसके लिए मुझे किसी से परमिशन नहीं लेने की जरूरत। जैसे मैं अभी संजीवनी ग्रुप का मेंबर हूँ और मुझे अभी पायनियर ग्रुप का मेंबर बनना है, तो मैं संजीवनी ग्रुप के चेयरमैन से मुझे कोई अप्लीकेशन नहीं देना है कि मैं आपकी मेंबरशिप छोड़ रहा हूँ और पायनियर ग्रुप के उनको मुझे आपके ग्रुप में ले लो। ऐसा किसी की परमिशन नहीं, सीधा मैं उनकी मीटिंग में जा सकता हूँ और आज सकता। तो इतना सीधी सिंपल ये बात है मेंबरशिप के बारे में। दूसरी बात, और कोई कुछ सवाल इस ट्रेडिशंस के बारे में मेरे मन में आते हैं। अभी शराब छोड़ने की इच्छा बोला है यहाँ पे, होंगी तो मैं मेंबर बन सकता हूँ। तो जिंदगी में अगर कोई आदमी है, कोई मीटिंग में आया किसी के साथ और वो अगर शराब कभी पिया नहीं जिंदगी में, तो क्या वो ये का मेंबर बन सकता है? तो अ, अभी कुछ दिनों पहले हमारे ग्रुप की एनिवर्सरी हुई। तो एनिवर्सरी में एक डॉक्टर को हमने गेस्ट एज ए गेस्ट बुलाया था। तो उनको काफी अच्छा लगा हमारा प्रोग्राम, तो उन्होंने ऑफर किया कि क्या मैं आपके ग्रुप का मेंबर बन सकता हूँ। तो हमने उनको समझाया कि आप मेंबर तो नहीं बन सकते, लेकिन एज अ एक फ्रेंड करके आप काम कर सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं। जो भी आपको सफरिंग अल्कोहलिक अगर आपकी नजर में आते हैं तो हमारी तरफ भेज सकते हैं, हम उनको मीटिंग में लाएंगे, ये करेंगे। तो ये बताते हम। तो कोई ऐसा जो शराब की जिनको समस्या नहीं, वो एक का मेंबरशिप नहीं ले सकता, एक का मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन अगर कोई बोलता है कि जिंदगी में अगर वो भला ही एक बार ही शराब पिया है, कि वो एक बार पिया है, दो बार पिया है, या कुछ चार पांच बार जिंदगी में शराब पिया है, और उसको लगता है कि मेरा शराब मुझे पीना नहीं जमता, तो और मुझे मेंबर बनना है, छोड़ना है, मुझे मेंबर बनना है, तो बन सकता है। और अभी इसमें कोई क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता कि इतने साल शराब पीने के बाद ही ये का मेंबरशिप मिल सकती है, या इतना तुम्हारा एक बम्पर का कोटा होना चाहिए, या तुम दिन में 3 बार पीने वाले ही होना चाहिए, सवेरे से लेकर शाम तक पीने वाले ही होना चाहिए। ऐसा कोई रूल नहीं है। तो अगर वो जिंदगी में एक बार भी शराब पिया है और उसको लगता है कि मुझे बराबर पीना नहीं आता, मुझे छोड़ना है, तो वो भी ए का मेंबर बन सकता है। दूसरी बात, अभी कोई अदर एडिक्शन वाले भी लोग ये में आते, अदर एडिक्शन वाले भी आते। जैसे कुछ नारकोटिक का प्रॉब्लम है, ड्रग्स रिलेटेड है, निकोटीन का प्रॉब्लम है। ऐसे लोग अगर अल्कोहलिक एनोनिमस में आए, उनकी शराब समस्या नहीं, गैम्बलिंग का प्रॉब्लम है, या दूसरा ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम है, सेक्स का प्रॉब्लम है, ऐसी समस्या, अन्य समस्या वाले लोग अगर ए में आए, तो क्या वो ए की मेंबरशिप ले सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल आज की दुनिया में, आज के जमाने में मेरे मन में आ सकता है इस ट्रेडिशन को लेके, इस थर्ड ट्रेडिशन को लेके। तो इसका जवाब मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ लिटरेचर में। तो ये जो ट्रेडिशन मुझे शराब के बारे में बात करती है, तो अगर मुझे शराब समस्या नहीं है
अगर शराब के साथ अगर मुझे अन्य समस्याएं है और शराब भी है तो मैं ए का मेंबर बन सकता हूँ, लेकिन शराब का कोई मेरे को समस्या नहीं है, सिर्फ ये दूसरी वाली जो चीजें हैं, इनकी समस्या है, तो मैं ए की मेंबरशिप नहीं ले सकता। हालांकि मैं ए की मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ, ए का 12 स्टेप प्रोग्राम मैं सीख सकता हूँ, उसको मेरी जिंदगी में अप्लाई कर सकता हूँ, उसके माध्यम से उन चीजों से दूर भी रह सकता हूँ। ऐसा करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। तो बहुत से जन मेरे पहचान में भी है कि जिन लोगों ने ए का माध्यम से अपनी अन्य समस्याओं का निवारण किया है, करते हैं लोग, लेकिन वो ए का ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ थर्ड ट्रेडिशन नहीं, बाकी अन्य भी ट्रेडिशन है। अगर वो व्यक्ति को हम शेयरिंग देते हैं और वो अपने ड्रग्स के अनुभव बताता है, वो अपने दूसरी चीजों के अनुभव बताता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो उद्देश्य है, पांचवी ट्रेडिशन की बात आएंगी उसमें, कि हमारे एक में उद्देश्य, उससे हम भटक जाएंगे, हम अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो इसकी वजह से उन चीजों के बारे में वो शेयर नहीं कर सकता। हालांकि वो मीटिंग कर सकता है, बाकी सब कर सकता है, वो स्पॉन्सर नहीं ले सकता ए में और शेयरिंग नहीं कर सकता उन चीजों में। अगर शराब के अनुभव है उसके, तो वो अनुभव शराब के शेयर कर सकता है। तो ये कॉमन जो चीजें है कि जो हम आज के जमाने में देखते। एक और चीज हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आता है, काफी लोगों को हम देखते हैं कि कोई बार बार आ रहे हैं, लेकिन शराब से दूर नहीं रह पाते, सालों से आते हैं लोग। कई ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि 10-10 साल, 12-12 सालों से ए में आते, लेकिन शराब से दूरी नहीं प्राप्त हो सकती। तो और कुछ लोग उसमें से ऐसे होते हैं कि जो तकलीफ होता है, जिनकी वजह से मीटिंग में या इसमें, तो क्या हम ऐसे लोगों को ए की मेंबरशिप कैंसिल कर सकते हैं? तो नहीं। तो कोई जरूरी नहीं कि वो शराब से सोबर है तो ही ए का मेंबर है, वो शराब पी के भी ए की मीटिंग में आए तो भी हम उसको ए का मेंबर नहीं है करके नहीं बोल सकते। लेकिन जैसे फर्स्ट एडिशन में मैंने बताया था कि अगर ग्रुप की मीटिंग डिस्टर्ब हो गई तो हम प्यार से उसको एक ओल्ड टाइमर जाके समझाता है, थोड़ी देर बाहर रुकता है कि आज और उसको से बात करता है और मीटिंग से चलते रहती, और उसको समझाता है कि अगली बार थोड़ा सा बिना पिए आके देख, तेरे को फायदा होगा। तो प्यार से हम उसको बाहर ले जाते, समझाते, ये चीज करते। लेकिन तू मेंबर नहीं बन सकता, तू शराब पीता है, पी के रहे, तो ये नहीं बोल सकते। कोई शराब पीकर भी है तो भी वो ए का मेंबर है। पर्सनल लाइफ में अगर कोई किसी ने कुछ भी किया है, अगर हमको पहले ए का मेंबर रहते हुए उसने कोई, अगर उसके हाथ से क्राइम हो गया या कुछ मर्डर हो गया, कुछ गलत चीज किया, चोरी किया, ये किया, और उस पे क्रिमिनल केस लगा, तो क्या हम उसको मेंबरशिप से एक ही हटा सकते? तो नहीं। हम किसी को भी पर्सनल लाइफ में उसने कुछ भी, तो भी उससे हम एक ही मेंबरशिप पे फर्क नहीं पड़ता, एक ही मेंबरशिप से हम नहीं हटा सकते उसको। इवन अभी ट्रेडिशन अगर हम बोलते हैं कि फॉलो करना चाहिए हमको, खुद होके करते, और कोई ट्रेडिशन अगर ब्रेक करता है तो भी हम उसको एक ही मेंबरशिप से नहीं हटा सकते। कोई अगर ए का ट्रस्टेड सर्वेंट है, ए की पद, कोई जो स्ट्रक्चरल सर्विसेज है उसमें है, कोई ट्रेजरर है, चेयरमैन है, डेलीगेट है, या ट्रस्टी है, और उनके हाथ से अगर ट्रेडिशंस का ब्रेक होता है तो भी हम उनको ए की मेंबरशिप से नहीं हटा सकते। ऐसा हालांकि अगर जो जिस पद पे वो है, अगर ज्यादा बड़ी बात है तो हम उसको रिक्वेस्ट करके उस पद से स्टेप डाउन होने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ए की मेंबरशिप से किसी को भी हम नहीं हटा सकते। तो वो ये में आने के बाद मतलब कोई कोई भी पर्सनल लाइफ में कुछ करे, सर्विस में कुछ गलत चीजें करे, या दारू बार बार स्लीप हो जाए, या कोई गलत हरकतें करे, कुछ कुछ भी करे, लेकिन किसी को भी किसी की मेंबरशिप से हटाने का या उसको मेंबरशिप उसकी रिजेक्ट करने का हम लोगों को कोई अधिकार नहीं। बहुत से लोगों को देखा मैंने, कोई स्वार्थी उद्देश्य से भी ए में आते रहता। हमारे एक एग्जाम्पल है, हमारे एक ग्रुप में एक मेंबर आया था, कुछ 4-5 साल पहले की बात है। वो एक दो मीटिंग उसने की और उसको ये के व्हाट्सएप ग्रुप में वगैरह ऐड किया हम लोगों ने। तो क्या हुआ, तो फिर उसके बाद दोबारा तो आया नहीं, दिखा नहीं मीटिंग में। कुछ एक आधी साल बाद वो व्हाट्सएप ग्रुप में था सारे, तो उसको कोई पीने के इसमें होगा तो वो
ग्रुप के वो एक एक नंबर लेता था, वो बराबर हमारे ग्रुप के छोड़ के बाहर अदर ग्रुप के या अदर गांव के लोगों के नंबर पे फोन करता था। और मैं ये ग्रुप का मेंबर हूँ, संजीवनी ग्रुप का मेंबर हूँ हिंगनघाट का, तो मुझे थोड़ा पैसे की प्रॉब्लम हुआ, मैं ऐसी जगह पे फंसा हूँ, तो ग्रुप प्लीज मुझे मदद कीजिए। मैं तो ये ग्रुप का नाम बता के या मेरा नाम या हमारे ग्रुप के कोई ओल्ड टाइमर का नाम बता के वो ऐसे लोगों से पैसे मांग रहा था। कुछ लोगों के मुझे फोन भी आए और फिर कुछ लोगों ने उसको पैसे भेजे भी। तो ऐसा वो गलत काम किया। और अगर ऐसा भी अगर कोई रहता है कि जो स्वार्थ के लिए में आता है, अगर फिर भी वो वापस आता है और ये में और मुझे मीटिंग करना है, तो हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते, हम उसको मेंबरशिप से निकाल नहीं सकते, उसने भला ही कुछ भी किया हो। तो ये ट्रेडिशन क्लियर कट ये मेंबरशिप के बारे में बताती कि एक ही आवश्यकता है कि शराब अगर बंद करने की मेरी इच्छा है, तो मैं उस समूह का, इस एक अल्कोहलिक एनएस का मेंबर बन सकता हूँ। मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, किसी के से कोई प्रूफ लेने की या कोई आदेश लेने की जरूरत नहीं है, तो मैं मेंबर खुद के इससे बन सकता हूँ। तो ये थर्ड ट्रेडिशन मुझे बताती। अभी फोर्थ ट्रेडिशन भी मुझे शेयर करनी है, तो फोर्थ ट्रेडिशन पे मैं जाता हूँ। और फोर्थ ट्रेडिशन मुझे बताती है कि ईच ग्रुप शुड बी ऑटोनॉमस। एक बात ये थोड़ा सा थर्ड ट्रेडिशन में हमारा एक इसका ये भी रह गया, लॉन्ग फॉर्म है ट्रेडिशन का, लॉन्ग फॉर्म है हमारा थर्ड इसका हर ट्रेडिशन का। तो उसमें भी कुछ चीजें डिटेल में रहती है, तो इसमें एक थोड़ी सी थर्ड लॉन्ग फॉर्म में एक इम्पोर्टेंट चीज है। अभी मेरे पास कोई लिटरेचर हिंदी में अवेलेबल नहीं है, मैं इंग्लिश या मराठी में लिटरेचर पढ़ता हूँ, तो मैं थोड़ा हिंदी में मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी, तो मैं इंग्लिश में देख पढ़ता हूँ कि अवर मेंबरशिप ऑट टू इंक्लूड ऑल हु सफर फ्रॉम अल्कोहलिज्म, hence we may refuse none who wish to recover, nor ought a membership ever depend upon the money and conformity। तो ये जो ये की मेंबरशिप है, पहली बात तो हमने समझ ली, लेकिन ये मेंबरशिप ना पैसे पे डिपेंड है, ना हमको या कोई पैसा देके लेना है, या कंफर्मिटी। कंफर्मिटी का जो मतलब होता है ये महत्वपूर्ण है। इसमें हम कंफर्मिटी के बारे में बोल सकते हैं कि एक सोच होना, मतलब अगर जो सब लोगों की जो सोच है वही सोच होना भी जरूरी नहीं है। मतलब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 12 स्टेप को हम ज्यादा से ज्यादा लोग मानते हैं कि 12 स्टेप बेस है हमारे रिकवरी का, 12 स्टेप हमको करने चाहिए। अगर कोई मेंबर बोलता है कि मुझे नहीं स्टेप्स मंजूर, मैं नहीं करूंगा, तो भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता वो 12 स्टेप को, तो भी वो ये मेंबर है। वो ईश्वर की संकल्पना को एक्सेप्ट नहीं करता, तो भी वो ये मेंबर है। तो हर वो कुछ भी करता हो, लेकिन फिर भी उसका और हमारा बहुत सी चीजों में राय अलग अलग है, फिर भी वो ये मेंबर है। तो कंफर्मिटी की ये बात, तो ये इसके लॉन्ग फॉर्म में एक महत्वपूर्ण बात है। तो जरूरी नहीं है कि वो सहमत हो हमारी हर बातों से, लेकिन फिर भी वो शराब बंद करना चाहता है, उसकी इच्छा है, तो ये का मेंबर बन सकता है। अभी फोर्थ ट्रेडिशन पे हम आते हैं। ईच ग्रुप शुड बी ऑटोनॉमस एक्सेप्ट इन मैटर्स अफेक्टिंग अदर ग्रुप और ए एज अ होल। तो हर जो समूह है वो ऑटोनॉमस है। अभी ऑटोनॉमस का जो अर्थ लेते हैं, बहुत सी बार हम स्वतंत्र ऐसे लेते हैं, तो लेकिन स्वतंत्र बोलते इंडिपेंडेंट होता है। ऑटोनॉमस का अर्थ होता है स्वायत्त। स्वायत्त मतलब जो जिसको बोलते हैं हम काम के हिसाब से, जो उसका व्यवहार है उस ग्रुप का, उस मामले में उसको स्वतंत्रता है। ग्रुप का कामकाज चलाने के मामले में उसको स्वतंत्रता है, उस हर एक ग्रुप को, किसको, हर एक ग्रुप को, एक्सेप्ट इन द मैटर्स अफेक्टिंग अदर ग्रुप एज और ए एज अ होल। ठीक, ऐसे मामले छोड़ के जिसकी वजह से दूसरा समूह या समस्त अल्कोहलिक एनोनिमस फेलोशिप को धोखा अगर होता है, ऐसे अगर मामले छोड़ दिए, तो बाकी मामलों में हर ग्रुप स्वतंत्र है या स्वायत्त है, तो वो अपने हिसाब से ग्रुप का कामकाज चला सकता है। अभी जो थर्ड ट्रेडिशन का जो लॉन्ग फॉर्म मैंने पढ़ा, उसमें आगे मैंने छोड़ दिया। तो आगे की बात अगर कहे
तो वो आगे लिखता है, जो कि ये चौथे ट्रेडिशन का बेस बनता है, कि ये चौथे ट्रेडिशन में फर्स्ट ग्रुप का जिक्र आया है, कि समूह का जिक्र चौथी ट्रेडिशन करती है, कि स्वायत्त तो कौन है, तो समूह है। अभी हमको ये समझना पड़ेगा समूह बोले तो क्या, समूह मतलब क्या। तो ये समूह का डेफिनेशन भी ये थर्ड ट्रेडिशन में दी गई है। Any two or three alcoholic gathered together for sobriety may call themselves as a AA group, provided that as a group they have no other affiliation. तो कोई भी दो या तीन लोग जो शराब से दूर रहने के हेतु से एक साथ आए हैं, शराब से दूर रहने के लिए वो एक साथ है, तो वो खुद को ए का समूह बोल सकते। सिर्फ सिर्फ इतना ही बात कही गई है कि वो समूह बोल के किसी अन्य संगठन से उनका संबंध, डायरेक्ट संबंध नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा है, वो किसी से एफिलिएशन उनका नहीं है, किसी से वो जुड़े हुए नहीं है, तो वो दो या तीन लोग जो शराब से दूर रहने के लिए एक साथ आए हैं, तो वो खुद को ए का समूह बोल सकते। अभी जैसे हमने थर्ड ट्रेडिशन दिया है, तो ये थर्ड ट्रेडिशन में पर्सनल मेंबरशिप के बारे में बोलते हैं। अभी एक समूह बनने के लिए क्या जरूरी है, मुझे अगर एक समूह दो या तीन लोग आए, हमको शराब से समस्या है, हम एक साथ बात करके खुद को शराब से दूर रहने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और हम खुद को ए में का ग्रुप बोल सकते, खूब बोलते हैं, तो हमको क्या किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, जैसे फर्स्ट ट्रेडिशन में है, थर्ड ट्रेडिशन में है मेंबर के बारे में, वैसे ग्रुप के बारे में। तो ये ग्रुप को क्या जीएसओ की परमिशन लेने की जरूरत है क्या, क्या इंटर ग्रुप की परमिशन लेने की जरूरत है क्या, कि हम समूह बनाए कि नहीं बनाए? नहीं, कोई परमिशन की जरूरत नहीं। वो सिर्फ उनको बताना है कि ऐसे ऐसे गांव में हम 4 लोग हैं, हमने हमारा एक समूह है जिनका अमुक अमुक नाम है, ये अल्कोहलिक एनोनिमस का समूह है, तो ये जानकारी हम आपको देते हैं। तो हमको सिर्फ जानकारी देना है कि हमारा समूह है, हमको उनसे परमिशन की जरूरत नहीं रहती। तो ये जो फोर्थ ट्रेडिशन है, ये मुझे स्वायत्तता बताती है। अभी स्वायत्तता का बोध, ऑटोनॉमस का बहुत बार हम मतलब इंडिपेंडेंट ऐसा लेते हैं कि स्वतंत्र है, तो हम कुछ भी कर सकते। तो ऐसा बहुत से बार मतलब लिया जाता है, क्योंकि एक अल्कोहलिक जो बोला गया है कि चिल्ड्रन ऑफ चाउस, अराजकता के पुत्र है सारे अल्कोहलिक। तो हम क्या है, स्वतंत्रता का मतलब जो स्वैराचार समझते कि हम कुछ भी कर सकते। क्योंकि मैं पुराने मेरे अनुभव भी देखता हूँ, मेरे शराब के दिनों के भी अनुभव देखता हूँ, तो मैं जब स्वतंत्र हो गया, या जब मैं इंडिपेंडेंटली रहने लगा, जब तक पेरेंट्स के, मेरे माँ पिताजी के कंट्रोल में था, तब तक मैं ठीक था, मैं बंदिश में था। लेकिन जैसे मैं स्वतंत्र हुआ, मेरे खुद तो डिसीजन खुद के मैं खुद लेने लगा, तो मेरे जिंदगी में परेशानियां शुरू हो गई। तो हम स्वतंत्रता का हर बार मतलब ये स्वैराचार ही लेते, हर बार हम अपनी मन से करने की कोशिश करते। तो इस ट्रेडिशन के बारे में भी यही खतरा है। तो इसलिए इस ट्रेडिशन में जो भी एक्सप्लेन किया गया है, उसमें 2 बातें बताई गई है मुझे, कि एक तो हम किस किस चीज के बारे में हमको स्वायत्त रहना है, मतलब इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, और इस स्वायत्तता के अंडर, ये ऑटोनोमिसिटी के अंदर आड़ में हम क्या नहीं करना चाहिए हमको। तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या हमको नहीं करना चाहिए, ये चीज जरूरी है। अभी इसका जन्म कैसे हुआ ये ट्रेडिशन का, या क्या उसके लॉजिक क्या रहा होगा इसके पीछे का। तो क्या हुआ था, शुरुआती दिनों में जो समूह बनते थे, 2 लोगों के, 4 लोगों के, 5 लोगों के जो समूह बनते थे, उनको पूरी जानकारी नहीं रहती थी कि समूह कैसे चलाना, मीटिंग्स कैसे कंडक्ट करना, लिटरेचर कैसे बुलाना। तो क्या हर बात के लिए पूछा करते थे। एक तो बिल्डब्ल्यू को फोन करके, या पत्र लेटर लिख के, या फाउंडेशन ऑफिस को, या उससे जो ऊपर का कोई ग्रुप होगा कुछ पहले का, तो उसको पूछा कर, हर चीज के लिए उनको किसी ना किसी से पूछना पड़ता था, ये करूँ कि नहीं करे। तो इस वजह से इस ट्रेडिशन का जन्म हुआ कि बिल्डब्ल्यू का उद्देश्य ये था कि किसी की अंडर कोई ग्रुप नहीं रहेगा, किसी के अंडर किसी को काम करने की, या कोई ग्रुप को काम करने की जरूरत नहीं। अपना जो कामकाज के संबंध में जो कुछ भी जिनको बायलॉज हम बोलते हैं, जो भी बायलॉज ऊपर से दिए गए, वो बायलॉज के अंडर
जो हम नियमों के अंदर या ट्रेडिशन के अंदर खुद अपना ग्रुप कॉन्शियस लेके हमारे ग्रुप का काम चलाना है। और ये भी जरूरी नहीं है कि उन सारे नियमों को जो ऊपर के, या अभी जैसे आज की बात करें तो ग्रुप है, ग्रुप और इंटर ग्रुप है, इंटर ग्रुप, और उसके बाद जीएसओ है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, स्टेट कमेटी है, इन सारी चीजें। तो जरूरी नहीं है कि जीएसओ ने अगर कोई गाइडलाइंस दी है, गाइडलाइंस बोलते हैं हम उनको, सुझाव बोलते हैं, तो वो गाइडलाइंस रहते एक ग्रुप को, कि ग्रुप की जो सर्विस बॉडी है तो उसमें सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, आईजीआर है, तो इसका क्राइटेरिया ये होना चाहिए, 1 साल की सोब्रिटी होना चाहिए, 1 साल का उसका रोटेशन पीरियड होना चाहिए, ऐसे बहुत से क्राइटेरिया रहते। लेकिन ये भी जो चीजें है ये हमारे अगर हमारे हाथ में, हम अपने बायलॉज, एक समूह अपने बायलॉज खुद भी बना सकता है। अगर बात करते हैं हमारे समूह की, अगर हमारा समूह में नया नया शुरू हो गया, हमारे समूह को अभी 6 महीने ही हुए, तो यहाँ कहा 1 साल वाला सोवेलिटी वाला बंदा रहने वाला है, तो हमको ये 6 महीने में से या 3 महीने की ये जो लिमिट है 1 साल की सोवेलिटी, वो हम 3 महीने कर सकते, वो 6 महीने कर सकते, वो 2 महीने भी कर सकते, वो 1 महीना भी कर सकते। 1 साल का जो रोटेशन पीरियड है उसको हम कम कर सकते, 3 महीने का कर सकते, 6 करते हम हमारे यहाँ पे। तो हर ग्रुप इसके बारे में, मतलब ग्रुप का जो कारोबार चलाने के मामले में, ग्रुप का सर्विस, ये जो स्ट्रक्चर सर्विस चलाने के मामले में हर ग्रुप इंडिपेंडेंट है या ऑटोनॉमस है, अपने हिसाब से, अपने ग्रुप कॉन्शियस से, अपने समूह सदस्यों के ग्रुप कॉन्शियस से वो समूह चलाते। तो उनको किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है क्या, या हर बार किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, या ये भी बात है कि कोई भी जो अपन बोलते हैं कि ऊपर का तो नहीं रहता यहाँ पे, सबसे ऊपर तो हमारे स्ट्रक्चरल सर्विस जो है एक ही, उसमें सबसे ऊपर ग्रुप ही रहता। लेकिन कोई इंटर ग्रुप, जीएसओ, ये किसी समूह को आदेश नहीं दे सकते कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, या ये सही है तुम ऐसा करो, तुम ये अगर वो मंगलवार को मीटिंग मत रखो, तुमको बुधवार को मीटिंग रखना पड़ेगा, तुमको संडे को रखना पड़ेगा, तुम उसको चेयरमैनशिप नहीं बना सकते, तो उसकी सोसाइटी उतनी नहीं है। ऐसा कोई आदेश या कोई ऐसे ये कोई भी इंटर ग्रुप को नहीं दे सकता, या जीएसओ भी नहीं दे सकता। यहाँ तक के जो जीएसओ के कॉन्फ्रेंस में भी बहुत से गाइडलाइंस जो तय होते हैं या डिसीजंस लिए जाते हैं, वो भी एक जो समूह है, भला ही वो जीएसओ पूरे इंडिया में जो जिसके ट्रस्टीज जाके वहां पे डिसीजन लेता है, लेकिन एकाधिक छोटे से गांव का एकाधिक ग्रुप बोलता है कि हमें ये नहीं मंजूर, जो तुमने ये जो डिसीजन लिया हम नहीं उसका पालन करेंगे, तो उस पर कोई जबरदस्ती कर नहीं सकता जीएसओ या कोई भी। तो ये अधिकार किसी को नहीं कि कोई उससे जबरदस्ती वो चीज करवा ले। तो हर ग्रुप ऑटोनॉमस है, हर ग्रुप अपना खुद का जो काम है, खुद का जो कामकाज है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। अभी सिर्फ मैटर्स अफेक्टिंग अदर्स बोला है, तो दूसरे समूहों के मामलों में अगर इसकी वजह से कोई दिक्कत होती है, अभी सपोज एक बात करते, हमारे सपोज छोटा गांव है हमारा, एक हम नया ग्रुप चालू हो गया, और वो ग्रुप जो पुराना ग्रुप है उससे थोड़ी दूरी पे है, नजदीक पास ही है, और उसकी जो मीटिंग है उसकी भी मीटिंग संडे को रहती, इसने भी संडे को मीटिंग रखा, और उसका समय 7 से 8 है, इसने भी 7 से 8 का रखा। अभी ये क्या हो रहा है, भला ही वो जो नया समूह बना है, भला ही ऑटोनॉमस है, लेकिन उसकी वजह से अफेक्ट दूसरे ग्रुप पे अफेक्ट होता है। दूसरे ग्रुप पे ये अफेक्ट होता है कि जो नए मेंबर्स है या वहाँ के मेंबर्स है, उनको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ जाओ कि कहा जाए, दोनों में से होम ग्रुप चुनते हुए कंफ्यूजन होगा कि यहाँ कौन से ग्रुप को हम अपना होम ग्रुप चुने। दूसरी बात, मीटिंग एक ही एरिया में है, तो जो उसका फायदा होना चाहिए दूसरे एरिया में तो वो होगा नहीं, वो सेम एरिया में ही मीटिंग रहेगी। दूसरी बात, जो बाहर के लोग हैं देखने वाले, उनको लगेगा कि ये तो इकट्ठा बैठते थे, अभी ये क्यों अलग अलग, तो ये क्या है, ये संस्था में ऐसे बोलते कि बहुत अच्छी संस्था है, और ये क्या झगड़े करके क्या एक का दो करते क्या, ये क्या पॉलिटिक्स कर रहे क्या, तो बाहर समाज में मैसेज गलत जाएगा। दूसरे ग्रुप पे उसकी मेंबर्स सेम टाइम पे मीटिंग है,
तो दोनों ग्रुप की मेंबर संख्या जो है वो कम हो जाएगी, तो हर बात से अफेक्ट करेंगे। भला ही स्वायत्तता है हमको, लेकिन दूसरे ग्रुप को अफेक्ट करना या ए एज ए होल को बोले तो समाज में उसकी गलत मैसेज जाएगा, तो पूरी अल्कोहलिक एनोनिमस उन लोगों के लिए, वो गांव के लोगों के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस बोले तो क्या ये जो दो ग्रुप है यही अल्कोहलिक एनोनिमस है। उन्होंने कहा अल्कोहलिक एनोनिमस की बड़ी दुनिया नहीं देखी है, तो मतलब अल्कोहलिक एनोनिमस की भी इसमें बदनामी हो रही है। तो ये बात को हमको ध्यान रखना है कि ये करने की वजह से हम दूसरे समूह को या अल्कोहलिक एनोनिमस इस संस्था को कोई नुकसान पहुंचा रहे क्या, उसकी वजह से अल्कोहलिक एनोनिमस संस्था की का अगर कोई नुकसान हो रहा है तो ये गलत है। तो इसको हमको ध्यान रखना है कि ऐसा हमारे हाथ से नहीं होना चाहिए। अभी इसमें और एक बात बताई गई है, ये जो फोर्थ ट्रेडिशन है, बाकी मामलों में अभी ये अगर दो चीजें छोड़ दी, दो चीजें मेनली ये 12/12 में बिल्डब्ल्यू बोलता है कि अदर ग्रुप या ए को नुकसान नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात जो बोली है कि जो समूह की व्याख्या दी है उसमें जो बोला है कि एफिलिएशन अदर किसी बाहरी संस्था के साथ एफिलिएशन किसी भी हाल में नहीं दिखना चाहिए। तो ये अगर दो चीजें छोड़ दी जाए तो हर समूह बाकी इससे स्वायत्त है। अभी हम अलग अलग तरह से अलग अलग परंपराएं देखते हैं, हम हर ग्रुप परंपराएं बोले तो क्या चाली रीति रिवाज। तो कुछ रूरल एरिया में, मैं अभी रूरल एरिया में जाता हूँ तो कुछ जगह पे ऐसे करते ग्रुप में कि वो चप्पल और शूज बाहर निकाल के वो मीटिंग में एंटर करते वहां के मेंबर। तो ये कुछ जगह पे ऐसा भी होता है। कुछ जगह पे जब किसी का ग्रेटिट्यूड डे रहता है तो कैंडल जलाई जाती है। कुछ जगह पे बर्थडे सॉन्ग बोल के केक काटा जाता है। कुछ जगह पे वो जो मीटिंग का समय है वो 1 घंटे का रहता। हमारे गांव में मीटिंग का समय 90 मिनट्स का, 1.5 घंटे का रहता। कुछ जगह पे सुबह की मीटिंग रहती 6 बजे की, कुछ जगह पे शाम की मीटिंग रहती, कुछ जगह पे दोपहर की मीटिंग रहती। हर एक कोई मीटिंग में 2, 4, 5 लोग रहते, कुछ मीटिंग में 100 लोग रहते। हर जगह के अलग अलग रूल से अलग। कोई मीटिंग के बाद चाय पिलाया जाता, कोई मीटिंग में चाय नहीं पिलाया जाता। मीटिंग में जो ग्रेटिट्यूड डे या एनिवर्सरी होती उसके अलग अलग ये रहते। हर जगह में कोई ग्रुप की एनिवर्सरी में खाना दिया जाता, कोई ग्रुप की एनिवर्सरी में सिर्फ चाय दिया जाता। तो हर जगह पे जो भी दुनिया में जितने भी ग्रुप है, इन सारे मामलों में हर ग्रुप स्वायत्त है। ऐसे इसके बारे में हर जगह हमको वेरिएशन दिखाई देता है। कोई हालांकि ये कुछ कुछ कंट्रीज में ये जो प्रेयर लेते तो कोई मीटिंग में एक ही बार प्रेयर भी ली जाती, कुछ जगह पे। कुछ जगह हमारे याद है दो बार प्रेयर ली जाती, मीटिंग शुरू होने के बाद, मीटिंग खत्म होने के बाद। कुछ जगह पे अगर मैं अपना नाम बता तो सब हाय करते, कुछ जगह पे ऐसा नहीं करते। तो ये सारी चीजें डिफर करती है, सारी चीजें भिन्न भिन्न रहती है। तो इस सारे मामलों में हर ग्रुप स्वायत्त है, ऑटोनॉमस है, अपने अपने हिसाब से सब जगह पे ये ग्रुप का जो कार्यक्रम है वो चलता है। लेकिन इसकी वजह से दूसरे किसी ग्रुप को धोखा नहीं रहता। ये हर एक इंडिविजुअली वो ग्रुप का स्वायत्त है इस मामलों में करने के लिए, तो वो अपने हिसाब से चलता है। कुछ अगर बड़ा ग्रुप है तो वो बड़ा ग्रुप है, या इंटर ग्रुप है तो वो इंटर ग्रुप क्या उनका खुद का ऑफिस रहता है, तो खुद का ऑफिस के लिए उसको अधिकारी उसको लेने की जरूरत नहीं है। तो हर ग्रुप अपने हिसाब से वो डिसीजन ले सकते कि हमको किस चीज की जरूरत है। अभी कुछ जगह पे मीटिंग्स के अलग अलग वेरिएशंस लिए जाते, जो अच्छी बात है। ये स्वायत्तता के अंडर हम ये भी कर सकते हैं कि कुछ ग्रुप स्पीकर मीटिंग अरेंज करते, कुछ ग्रुप कुछ टॉपिक मीटिंग, कुछ स्टडी मीटिंग, कुछ लिटरेचर मीटिंग, कुछ ट्रेडिशंस पे मीटिंग या न्यू कमर्स मीटिंग। ऐसे अलग अलग मीटिंग के जो टाइप्स रहते
वो मीटिंग्स भी अरेंज करते तो कुछ ग्रुप, तो इसके बारे में भी उनको हर ग्रुप को अधिकार है कि वो अपना ग्रुप कॉन्शियस लेके इसके बारे में कर सकता है, जो जो उनको जो अच्छी चीजें लगती है वो कर सकता है। अभी कुछ ग्रुप्स में क्या अभी 90 डेज का मेडल जो रहता है कि 90 डेज का मेडल दिया जाता है, कुछ ग्रुप में वो मेडल नहीं दिया जाता, कुछ तो ये जो सारी चीजें है तो ये हर हर ग्रुप का अपने हिसाब से, अपने ग्रुप कॉन्शियस की हिसाब से कर सकता है। लेकिन जिस चीज की वजह से ए एज अ होल को या अन्य ग्रुप को या समाज में अल्कोहलिक एनएस की बदनामी हो या किसी अन्य संस्था के साथ हमारा एफिलिएशन या हमारा संलग्नता दिखे, तो ऐसी चीज से हमको बचना चाहिए। अभी एक हिस्ट्री में एक एक्सपीरियंस दिया है, 12/12 में भी दिया है, एक कम्स ऑफ एज में भी दिया है। तो गलतियों से जैसे बोला मैंने कि सीखे हम, तो शुरुआती दिनों में हमसे ये गलतियां भी हुई। एक गलती ऐसी हुई कि एक बहुत शुरुआत का अनुभव है, जब ट्रेडिशन बनने के थे तो हर ग्रुप जो ऑटोनॉमस था तो उसका फायदा उठा के एक ग्रुप ने क्या किया, तो उन्होंने उनके दिमाग में जो बैंकरप्ट आइडियाज थे उस आइडियाज की तरफ और वहां का एक जो मेन सदस्य था तो उसके अलग अलग दिमाग में आइडिया थे, तो उसको एक आइडिया सब वो ग्रुप के सामने रखा कि हम यहाँ पे ऐसी चीज करेंगे कि जो पूरी जो ए फेलोशिप है उसको एडेप्ट करेंगे, हमसे सीखेंगे वो चीज। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे एक बिल्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे या एक बिल्डिंग बनाएंगे, उसमें 3 फ्लोर रहेंगे, नीचे में एक क्लब हाउस रहेगा, ऊपर में अल्कोहलिक के लिए डिटॉक्स की व्यवस्था रहेंगी, और जो अल्कोहलिक्स को जो आर्थिक रीत्या ग्रसित रहते उनको कर्जा देने की, पैसा पुराने की उसकी व्यवस्था करेंगे। उसके ऊपर के फ्लोर में उनको एजुकेट करने के लिए अपन उनकी अगर कोई स्किल्स उनको उनके अंदर डेवलप करने के लिए, उसको रिहैबिलिटेशन करने के लिए उसकी व्यवस्था करेंगे। तो ऐसा उसके दिमाग में आइडिया है, वो ग्रुप के सामने उन्होंने रखी, और ये जो आइडिया है सभी को पसंद भी आई, उस पर काम चालू हुआ। अभी इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो वो समाज में उस गांव में लोग अन्य जो आउटसाइड के लोग हैं उनको बताना चालू गया। बहुत से लोगों को वो पसंद आई आइडिया, लोगों ने उसमें पैसा डोनेट करना शुरू किया। कुछ उस ग्रुप के सदस्य थे जिनको ये आइडिया खटका कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका गलत ये हो सकता है। तो उन्होंने फाउंडेशन ऑफिस को हमारे न्यूयॉर्क में लेटर लिख के बताया कि ऐसा ऐसा क्या कर सकते हैं क्या। अब इन्होंने ऐसा किया तो जो वो आइडिया करने वाले पे काम करने वाले जो लोग थे, इनको लगा कि ये जो लोग है ये जल रहे हैं, इनको जो अच्छी चीज हमारे इधर हो रही है ये अच्छी नहीं दिख रही है, जल रहे हैं, इस पे जेलसी के वजह से ये सब कर रहे हैं। तो उन्होंने भी फाउंडेशन ऑफिस को पूछा कि हमको आप ये चार्टर पास करो, हमको परमिशन दो इसको करने के लिए, और सुझाव दो कि और अच्छे से हम क्या कर सकते। लेकिन फाउंडेशन ऑफिस ने उन्होंने उनको सही जवाब में बताया कि पूर्व इतिहास में ऐसा जब जब करने की कोशिश किया गया है कि तो ऐसे मामलों में एक शराब बंद करने वाला जो ग्रुप है, एक अल्कोहलिक एनएस का ग्रुप, ये वैद्यकीय या एजुकेशन या डिटॉक्स इन भानगढ़ इन चीजों में अगर पड़ता है तो उससे नुकसान ही होगा, और इससे पहले जिसने ऐसी कोशिश की है तो नुकसान ही हुआ है। तो ऐसा बहुत ये करने के बाद फिर भी उन्होंने वो बात नहीं मानी। वो जो प्रोमोटर था, वो जो मेन इंसान था, उसने सबको समझाया और वो उस बात को करना चालू किया। वो बिल्डिंग बन गई और सब कामकाज चालू गया। वो शहर में बड़ा गाजे बाजे से, बड़े उत्साह से उसका शुरुआत भी हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद सब गड़बड़ी हो गई, होने लगी, क्योंकि ये जो सारी जो चीजें थी, वो एजुकेशन का मामला हो, डिटॉक्स का हो, या क्लब हाउस हो, उसमें फिर उसमें कर्जा बांटना, ये सारी चीजों में हैंडल नहीं हुई। तो एक एक नियम वो बनाने लगा कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा इसको पहले यहाँ लाएंगे, वैसा करेंगे। तो उन्होंने लगभग 61 रूल्स बनाए, 61 नियम बनाए उन्होंने कि ये कैसे चलेगा। फिर भी वो जो चीज थी, वो जो
उन्होंने कोशिश की थी, वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई। वो सब डिस्टरबेंसेस आ गए, सब वो वहां पे जो उनका मुख्य काम था कि शराब से दूर रखना किसी को, वो काम नहीं हो पा रहा था। कोई शराब से दूर नहीं रह पा रहा था। सब अपने अपने मतलब के लिए, किसी को पैसे का काम था इसलिए वो वहां पे आके आर्थिक मदद लेता था और चला जाता था। कोई वो क्लब हाउस में सिर्फ टाइम पास करने के लिए आता था और कोई उसको सोबेरिटी से मतलब नहीं था। तो कुछ दिनों में वो फिर पूरा डूब गया, वो बंद हो गया। और उस मेंबर को फिर रियलाइज हुआ कि जो बताया गया था मुझे फाउंडेशन ऑफिस से, तो वो बात कितनी सही थी। तो उसके बाद उसने वो लेटर लिखा वो फाउंडेशन ऑफिस को, और उसने अपनी गलती कबूल की कि आपने जो बताया था सही था, लेकिन मैंने ये गलत किया। और उसने एक छोटे से चीट पे एक बात और लिखी कि रूल नंबर 62, पहले 61 नियम थे, अभी रूल नंबर 62, जो कि हमारा बहुत से बार शेयर भी किया जाता स्लोगन। और वो रूल नंबर 62 था कि किसी ने भी खुद, डोंट टेक एनीवन डैम सीरियसली, योर सेल्फ डैम सीरियसली, खुद को अति शहाना मतलब ज्यादा होशियार हमको नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारे पहले के लोगों ने ये सब सोचा हुआ रहता है। तो ये जो ट्रेडिशंस थे, ये सारे अनुभव से सब सब करने के बाद ये बनी है। तो आज हमको लगता है, बहुत सी बार मुझे भी लगता है कि मैं जब नया नया था कि मैं ये करूंगा तो अच्छा होऊंगा, ऐसा करूंगा तो कितना अच्छा होऊंगा ग्रुप का। क्या लोग अनामिकता अनामिकता करते रहते, थोड़ी सी अनामिकता ब्रेक की तो क्या होगा, ये का उसमें फायदा ही है। तो ऐसा बहुत से बार सभासदों को लगता है। लेकिन ये रूल नंबर 62 हमको बताता है कि कोई हमको सीरियसली लेने की इस चीज को जरूर नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे पहले के लोगों ने करके ना देखी हो। तो ये सब चीजें अनुभव से आई है। तो अनुभव से आने की वजह से ये जो ट्रेडिशन बनी है कि स्वायत्तता हमको है, हमारा ऑटोनॉमस जरूर है, लेकिन जिसकी वजह से किसी अन्य ग्रुप को या समस्त फेलोशिप को धोखा हो सकता है। तो इसका लॉन्ग फॉर्म है। तो वो लॉन्ग फॉर्म में वो बताते हैं कि मुझे वो चीज करने से पहले जो ट्रस्टीज है, जीएसओ के जो ट्रस्टीज है, उनसे चर्चा करनी चाहिए कि ये चीज करना सही है या नहीं है। इससे अगर क्या सही में किसी ए को धोखा हो सकता है क्या, तो इसका चर्चा करके फिर मुझे वो डिसीजन, हमको वो समूह को वो डिसीजन लेना चाहिए। तो इस प्रकार ये फोर्थ ट्रेडिशन मुझे बताती है कि हर समूह ऑटोनॉमस जरूर है, लेकिन इसकी ऑटोनोमिसिटी के चक्कर में जो जो कुछ भी चीजें हम करते हैं, उसकी वजह से किसी अन्य समूह या समस्त ए फेलोशिप को धोखा नहीं होना चाहिए। तो ये दो ट्रेडिशंस हमने बताई। तो ये दो ट्रेडिशंस पे जो भी लिटरेचर में जानकारी मैंने पढ़ने में आई, और उस पे जो मेरे अनुभव थे, खुद के अनुभव थे, जो भी मेरी समझ थी, उस हिसाब से मैंने ये शेयर करने की कोशिश किया। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए मैं धन्यवाद। थैंक यू।